हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है उससे रिलेटेड जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस 2013 से 2021 तक। तो मैं आपको बताऊंगा सब टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं और कैसे उसका इंपॉर्टेंस है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब मैं सब टॉपिक वाइज एनालिसिस करूंगा तो उसके अलॉन्ग में आपका क्विक रिविजन भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट्स का थ्रू आउट दिस वीडियो। तो ये है हमारा ये वीडियो इससे रिलेटेड यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा चाहें तो आप हमारी मोबाइल ऐप कोचिंग डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, मैथ्स के और जेईई एडवांस के भी 2013 से 2020 के अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक क्रैश कोर्स भी मैंने डिजाइन किया है जेईई मेन जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो चाहो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है उसमें से अभी तक टोटल 127 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो जेईई मेन के पेपर्स 81 पेपर्स हुए हैं, लेकिन मैंने 87 पेपर्स इंक्लूड किए हैं। तो मैंने 2018 और 19 तक जो बी आर्किटेक्चर के पेपर थे उनको भी इंक्लूड किया है। तो मैथ्स का जो सेक्शन बी आर्किटेक्चर में आता है और जो जेईई मेन में आता है उसका डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो उसको भी आप एज ए स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो इन 87 पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ 127 क्वेश्चंस 87 पेपर्स में से आए हैं, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन बाइनोमियल का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब इसमें से 2021 की बात करेंगे तो टोटल 26 पेपर्स हुए हैं, उसमें से 42 क्वेश्चंस जेईई मेन में आए हैं बाइनोमियल थ्योरम के। तो जनरली इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा पार्ट होता है बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज और रिमाइंडर थ्योरम, उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे में डिवाइड करके दो पार्ट्स में इसको समझता हूं। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आता है, सेकंड क्वेश्चन जो सम ऑफ सीरीज का है आता है नहीं भी आता है। वो जनरली क्या होता है एपीजीपी में जो हम सम ऑफ सीरीज पढ़ते हैं जनरली उसका क्वेश्चन आता है। अगर उसका नहीं आता है तो बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज का जनरली क्वेश्चन आता है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं 2019 ऑनवर्ड्स बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो उसमें भी अब आगे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पूरा बाइनोमियल थ्योरम है उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें हम पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस करेंगे। और इसमें बाइनोमियल सीरीज में अगर आप नोटिस करेंगे तो टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस 2013 से 2020 के बीच में है और 14 क्वेश्चंस जो है 2021 में आए हैं बाइनोमियल सीरीज के। तो जितना 2020 तक क्वेश्चन आए थे सम ऑफ सीरीज के बाइनोमियल में से, उतना सिर्फ 2021 से ही आया है। और इवन 25 क्वेश्चंस जो है 2019 ऑनवर्ड्स जेईई मेन में पूछे गए हैं। 2018 तक क्वेश्चंस नहीं आते थे बाइनोमियल सम ऑफ सीरीज के, सिंपल सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो बाइनोमियल सम ऑफ सीरीज जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बाद में हम इसका क्विक रिवीजन में देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, वन बाय वन करके देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल जो है 2020-21 में 16 क्वेश्चंस आए हैं। अब जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल का मतलब देखिए क्या है। तो उसमें यहाँ पे ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन होता है दैट इज nth टर्म ऑफ ए बाइनोमियल। उसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n से रिलेटेड क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसमें से 2021 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल में से। तो जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। बाइनोमियल की कोई भी तैयारी कर रहा है तो बेसिक जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, टर्म फ्रॉम n कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, रैशनल इरेशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो बाइनोमियल हम पढ़ते हैं जिसमें नेचुरल नंबर कोफिशिएंट होता है उसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट तो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एक क्विक रिवीजन किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में एनसीआर और एनपीआर का फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एनपीआर और एनसीआर को कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इक्वेशन से रिलेटेड। तो उसमें एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता होता है एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। अब एनसीआर के फॉर्मूले से रिलेटेड इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन से बनाए जाते हैं जिसमें r पे जो कंडीशन होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n होती है, और r और n दोनों क्या होते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। तो r की मैक्सिमम वैल्यू n तक होती है। इनइक्वालिटी बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं।
r बाय n जो है अगर मैं बोलूंगा तो सो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि r लेस देन इक्वल टू n मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इलस्ट्रेशन मैंने लिया है n-1 CR को इक्वेट किया है k² - 3 NCR + 1। तो जितने भी इलस्ट्रेशंस मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा वो प्रीवियस ईयर जेईई मेन के ही क्वेश्चंस है, उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, एनसीआर का फॉर्मूला लगा के दोनों तरफ से टर्म्स कैंसिल करेंगे और मैंने क्या जनरेट किया यहाँ पे r+1/n। मैंने r+1/n क्यों जनरेट किया, क्योंकि यहाँ नोटिस करो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR+1, तो उसमें r की जगह r+1 है, वहां n है, तो मैंने r+1/n जनरेट किया और हमेशा यही जनरेट होता है और उसी की वैल्यू को इक्वेट करते हैं लेस देन इक्वल टू 1, उसी से ही k में इनइक्वालिटी बनेगी और उससे k से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी बेस्ड अगर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एनसीआर के फॉर्मूले को लेके, उसमें इस तरह से इक्वेशन दी होती है, आपको बोलता है k की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, r/n पे कंडीशन लगाते हैं लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट यहाँ पे है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म है x + y⁴n, आपको पता होगा एनसीआर y⁴r x⁴n-r। अब यहाँ पे इसमें टोटल n+1 टर्म्स होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें बनाया जाता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, और उसी में x की पावर n, x², x³, x4 ऐसे कोफिशिएंट पूछते हैं, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसपे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्वेश्चन में लिखा होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और कई बार क्वेश्चन को और आगे लिया जाता है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का एक क्वेश्चन है जो जेईई मेन में 4 बार पूछा जा चुका है, वो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यहाँ पे बाइनोमियल अंदर जो दो टर्म दी हुई है उसमें फैक्टराइजेशन आपको अप्लाई करना पड़ता है, जैसे x+1/x⁴2/3 - x⁴1/3 + 1 x - 1/x -√x। अगर आप इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आप इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं, अगर कभी भी फ्रैक्शन पावर की टर्म्स होती है, वो लिमिट्स में भी यूज आता है कॉन्सेप्ट, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम में आता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिख रही है, जिसमें 1/3 पावर दिख रही है, 2/3 दिख रही है, तो उसमें x को मैं a³ पुट कर दूंगा, और जिसमें रूट दिख रहा है उसमें x को मैं b² पुट कर दूंगा, तो ये आएगा a³ + 1/a² - a+1। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फैक्टर कैंसिल हो रहा है a+1 और a+1 नहीं, सॉरी, a³ + 1 के दो फैक्टर आएंगे a+1 और a² - a+1, तो a² - a+1 वहां कैंसिल हो रहा है। सेम x = b² राइट साइड में यहाँ पे इस वाले सेकंड टर्म में पुट करेंगे तो उसमें भी b² - 1/b² - b आएगा, तो b - 1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका काफी कॉमन होता है, कैसा भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें फ्रैक्शन पावर्स होती हैं, लिमिट का क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन पावर्स हैं, टर्म्स कैंसिल हो रही होती हैं तो हमें दिखती नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसे सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, tr+1 हम जब वहां पे लिखते हैं, एनसीआर की टर्म को अलग करते हैं, x की पावर्स को अलग करते हैं और सॉल्व करते हैं। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n दिया होता है, कोई दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे क्वेश्चन 2021 में आया था, इसमें r की वैल्यू बतानी थी, कांस्टेंट टर्म दी हुई है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दी हुई है, तो आप सबसे पहले इसकी tr+1 लिखेंगे। tr+1 में कांस्टेंट टर्म मैंने अलग कर ली 10c के 2⁻10 - k, और x की पावर अलग कर ली। तो कांस्टेंट टर्म अगर 180 दिया है तो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है आगे वाला, इसको 180 करेंगे और जो पावर है उसको करेंगे = 0, तो यही कंडीशन लगाएंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस 3-4 बार आए हैं जेईई मेन में, जिसमें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनती है सॉल्व करने वाली। मोस्टली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n के जो क्वेश्चंस होते हैं सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाते हैं। जब ऐसी इक्वेशंस बनती है तो इसमें r और k में क्या है, 10c k आ रहा है, तो है तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है उसमें r को मैं या तो k की टर्म्स में लिख लूं या k को मैं r की टर्म्स में लिख लूं। जैसे मैंने k को r की टर्म्स में लिख लिया, 10/2 + r। अब हमें पता है एनसीआर में, अभी मैंने आपको बताया था, जो r होता है वो एक होल नंबर होता है। यहाँ पे देखेंगे 10c k है, तो जो k होगा वो होल नंबर होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, क्योंकि 10c k है। उसी के हिसाब से हम r की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, एनसीआर में जो r होता है उसको ही हमेशा दूसरे के टर्म्स में निकालता हूँ। जैसे यहाँ 10c k लिखा है, k को मैंने फिर वहां पे r के टर्म्स में निकाला, फिर r पे कंडीशन लगाऊंगा। तो 10/2 + r में 2 + r क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10,
वो 0 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 10 ही मतलब वो डिवाइड करेगा 10 को, तो R2 प्लस R हो सकता है दैट इज 2, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 10 को, फिर 5 डिवाइड करता है 10 को, फिर 10 डिवाइड करता है 10 को, तो R की 3 वैल्यूज आती हैं, फिर उसमें से आप एक वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे 10c के 2⁻10 - k में, तो R = 8 सेटिस्फाई कर जाती है, वो आंसर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n में जिसमें कैलकुलेशंस करके सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यू पुट करके भी चेक किया जाता है, तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना देते हैं। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो tr+1 है ये r+1th टर्म है फ्रॉम दी स्टार्टिंग। अगर आपको टर्म फ्रॉम एंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बाइनोमियल को रिवर्स कर देते हैं, x + y की पावर n को y + x की पावर n लिख लेते हैं और उसकी tr+1 लिखते हैं। और ऐसे में जनरली क्वेश्चन जो बनाया जाता है उसमें यहाँ पे क्या होता है, रेशो पूछा जाता है टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और टर्म फ्रॉम एंड का। तो ध्यान रखिए इसमें टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पूछी होती है, तो आप पहले हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर आप इसका रेशो लेंगे तो NCR की टर्म कैंसिल हो जाती है और ये ऐसे सिंपल से एक्सप्रेशन x/y⁻n - 2r आ जाता है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें x और y जो होता है जनरली फ्रैक्शन टर्म्स और बहुत डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं, तो स्टूडेंट्स मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो लिखते हैं स्टार्टिंग वाली टर्म और एंड वाली टर्म वहीं पुट कर देते हैं। मैं वहां पुट नहीं करता हूं, उसमें x और y लिखता हूं, फिर जब रेशो ले लेता हूं टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, फिर वहां x और y की वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हूं। तो ऐसे रेशो पूछा जाता है स्टार्टिंग और एंड की टर्म्स का। नेक्स्ट यहाँ पे है जनरल टर्म में नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स के क्वेश्चन। तो x + y⁻n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है, उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूडेड होती है। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें x है 4⁴ y है 5⁴ पावर है 120। सबसे पहले आप लिखते हैं जनरल टर्म। अब जनरल टर्म लिखने के बाद में यहाँ पे 4 की पावर में फ्रैक्शन है और 5 की पावर में फ्रैक्शन है, तो आपको ये ध्यान रखना है 4 और 5 जो है उसको आपको चेंज करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो 4 का प्राइम फैक्टर 2 है, 5 का प्राइम फैक्टर 5 है, वो तो ऑलरेडी प्राइम है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें प्राइम फैक्टर्स की पावर जनरेट करनी होती है। जैसे मैंने 2 की जनरेट करी, 5 की जनरेट करी, 4 की पावर नहीं जनरेट करेंगे, बस यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, उसमें फिर यहाँ पे r पे अब हम कंडीशन लगाएंगे कि 60 - r/2 जो है वो प्राइम नंबर की पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो r/2 जो है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब r मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। एक जगह r/6 जनरेट हो रहा है 5 की पावर, तो r मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। तो 2 और 6 के एलसीएम का हम लेते हैं वैल्यू, उससे वहां पे r वो डिफाइन होता है। तो r मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 6, तो हम बोलते हैं उसके हिसाब से फिर हम r की वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम होगी 120। तो 6 से जो डिविजिबल होगा वो 2 से तो अपने आप हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं 0, 6, 12, 6 120 तक जाने के लिए 20 टाइम्स होता है, तो 21 टर्म्स आती है। अब ये जो 21 टर्म्स आती हैं इसमें प्राइम नंबर की फ्रैक्शन पावर नहीं होती है, तो हम बोलते हैं ये रैशनल टर्म्स होती हैं। तो रैशनल पूछी है तो ये 21 टर्म्स हो जाती हैं, इरेशनल पूछी होती हैं तो n+1, तो 121 टर्म्स हो जाएंगे, इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिडल टर्म। तो मिडल टर्म निकालना आपको आना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है 10 होती है तो 2 मिडल टर्म होती है, तो 4 इधर हटा देते हैं, 4 इधर हटा देते हैं, बीच की 2 टर्म हमें ये पता है, तो 5th और 6th टर्म मिडल टर्म होती है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है 9 होती है, तो 1 मिडल टर्म होती है, तो 1 को छोड़ के 4 और 4 यहाँ से हटा देंगे तो 5th टर्म मिडल टर्म होती है। और मिडल टर्म अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसका मैक्सिमम है वो टर्म डिफाइन करो, तो ध्यान रखो बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम किसका होता है, मिडल टर्म का ही होता है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस का एनालिसिस, किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे a + b⁻n, a - b⁻n, इसके क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल में, क्योंकि इसमें सिंपल वाले क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑड डिग्री टर्म्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो ऐसे वाले में जनरली क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है x + x³ - 1 की पावर 1/2, तो इसमें क्या है देखो x³ - 1 है, उसकी पावर हाफ है, फ्रैक्शन है। तो ऐसे डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं और इसमें आपको टर्म दिख जाएगी x³ - 1 की पावर हाफ रिपीट हो रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ।
तो इसमें क्या होता है कि x प्लस ए रेज टू पावर n और x माइनस ए रेज टू पावर n का एडिशन है। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसमें जो पावर फ्रैक्शन होती है उसको a मान लेते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया है पावर 5 वाला, तो x प्लस ए रेज टू पावर n और x माइनस ए रेज टू पावर n को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऊपर में माइनस भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल अब बनता है इसकी डिग्री के बारे में पूछा जाता है क्या है, या पूछते हैं x की जो इवन पावर है उसके कोफिशिएंट का सम बताओ, या जो x की ऑड पावर है उसके कोफिशिएंट का सम बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम a की टर्म्स में लिखते हैं और हमेशा ध्यान रखेंगे x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n का जब एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐड करते हैं तो NC0, NC2 और NC4 की टर्म्स बचती है यहाँ पे ऐड करने पर। तो इवन कोफिशिएंट्स जो है बाइनोमियल मतलब NC0, 2, 4 ये वाली टर्म्स बचेंगी, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो NC1, NC3, NC5 की टर्म्स बचेंगी, और नंबर ऑफ टर्म्स फिर आधी ही बचती हैं क्योंकि आधी कैंसिल हो जाती हैं और इसका 2 टाइम्स आता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में फिर हम इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं a की और a स्क्वायर और a रेज टू पावर 4 की, फिर सिंप्लीफाई करके आप ऐसे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फिर इसमें ऑड की पावर का पूछा है, इवन की पावर का पूछा, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, काफी कॉमन है। इसमें नोटिस करना होता है सेम ही टर्म रिपीट होती है, फ्रैक्शन में पावर होती है, प्लस माइनस साइन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो ये है x प्लस ए रेज टू पावर n, x माइनस ए रेज टू पावर n का यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो जैसे हमने x प्लस वाई रेज टू पावर n लिखा, मैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को सेपरेटली डिस्कस करता हूँ बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे जे एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। इस पे टोटल अभी तक 15 क्वेश्चंस आए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं। इस पे ज्यादातर इन 4 टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है NCX इक्वल टू NCY पे, दूसरी प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR माइनस 1 प्रॉपर्टी पे। तो आप नोटिस करेंगे इस पे टोटल अभी तक 9 क्वेश्चंस आए हैं और इसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं रिपीट होने के, और इसी पे भी जे एडवांस में भी रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन जो है, यही टॉपिक जो है, यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में होता है n प्लस 1 टर्म्स होती है, तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखते हैं NCR एक्स रेज टू पावर r। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है NCX इक्वल टू NCY होता है, तो हम बोलते हैं x इक्वल टू y या x प्लस वाई इक्वल टू n। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इलस्ट्रेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछा गया था। उसमें NCR इक्वल टू NC23 करके इक्वेशन बन जाती है। तो हम बोलते हैं या तो r की वैल्यू 23 के बराबर होगी, या बोलते हैं r प्लस 23 इक्वल टू n। यही मैंने यहाँ पे इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R प्रॉपर्टी पे। तो NCR को ही NCN माइनस R लिख लेते हैं, उसको NC23 से इक्वेट करते हैं, तो N माइनस R इक्वल टू 23। तो ऐसे आपको दोनों इक्वेशंस बनानी होती है, ये ध्यान रखना होता है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NCR अपॉन NCR माइनस 1। इसकी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं N माइनस R प्लस 1 बाय R। इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे ध्यान रखता हूं, रेशियो ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जिसमें एक में नीचे r है और एक में r माइनस 1 है। तो दोनों में n सेम है, लेकिन बेस का जो पार्ट है एक में r है और एक r माइनस 1 है, तो वहां पे डिफरेंस क्या है, 1 के बराबर है। तो ऐसा आपको दिखेगा 10c5 अपॉन 10c6, तो 5 है 6 है, डिफरेंस 1 का है। ऐसे रेशियोज के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1 बाय r। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यह फॉर्मूला आपको ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा जो r होता है और r माइनस 1 है, ऊपर बड़ी वैल्यू है बेस में r, नीचे r माइनस 1 छोटी वैल्यू है। तो r जो है वो बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला सही लगाइएगा, गलत में लगाइएगा नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। अब एक तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, इसी पे सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और ये क्वेश्चन और ज्यादातर कैसे रिपीट होता है, दैट इज रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप रेशियो लेंगे TR प्लस 1 और TR का, तो उसमें NCR और NCR माइनस 1 जनरेट होता है। यही वाला क्वेश्चन बारी बारी रिपीट होता है। यही क्वेश्चन जे एडवांस में भी 1 या 2 बार आ चुका है, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल भी जाएगा। सम ऑफ सीरीज में देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे r मल्टीप्लाइड बाई ये रेशियो लिख दिया, तो पहले आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे n माइनस r प्लस 1 बाय r, उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा। फिर सिग्मा n अलग कर लेंगे, सिग्मा r का अलग फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1 का अलग फॉर्मूला होता है। इस तरह से सीरीज के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है और ऐसे क्वेश्चन सब बनाए जाते हैं। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। इस पे सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
जैसे मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2 में, वैसी सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, या सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पे आते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये हो गया 1 + x रेज़ टू पावर n से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बता दिया सम ऑफ सीरीज और बाइनोमियल सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल, तो मल्टीनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, ये वाले क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाइनोमियल को एक पॉलिनोमियल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में 3 टर्म्स की पावर n का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x + y + z रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर a y रेज़ टू पावर b z रेज़ टू पावर c, जहां पे a + b + c जो होता है वो n के बराबर होता है और a b c सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पे कुछ इलस्ट्रेशन, समझते हैं क्विक रिवीजन से कैसे आप इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 + x + x² रेज़ टू पावर 10। तो ये मल्टीनोमियल हो गई, 3 टर्म्स हैं अंदर वहां पे, 1 + x + x² रेज़ टू पावर 10। तो आप इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे 10 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल, 1 की पावर a, x की पावर b और x² की पावर c, तो ये आएगी जनरल टर्म। अब इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है, तो x की जो पावर है b + 2c दैट विल बी इक्वल टू 4 और टोटल सम a + b + c कितना हो जाएगा, दैट इज 10, क्योंकि वो तो हमें पता है a + b + c इक्वल टू n होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप टेबल बना के केसेस ले लेते हैं और हमेशा स्टार्ट करेंगे जैसे b + 2c इक्वल टू 4 है वहां से स्टार्ट करेंगे, c की वैल्यूज लेंगे वहां पे जिसमें कम केस बनेंगे। जैसे c पे देखो 3 ही केस बन रहे हैं, 0, 1 और 2, तो 0 ले सकते हैं c की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, फिर 1 ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, फिर 2 ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से केस लेंगे, उसके हिसाब से a की वैल्यू फिर हम वहां पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब ये 3 कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, a b c की वैल्यू पुट करके सब कोफिशिएंट्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, 3 टर्म्स की पावर n है, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब मल्टीनोमियल, ये तो होगी मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मैंने मल्टीनोमियल में लिखे हैं 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो मैंने नोटिस किया कि ये ज्यादातर क्वेश्चन 2020 या 2018 या 19 से पहले ऐसे वाले ज्यादा क्वेश्चन आए। बाद में क्या है, बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, बाइनोमियल्स पे ज्यादा क्वेश्चन आए। इसका मतलब क्या है देखिए, तो नेक्स्ट टाइप होता है बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है, 2x² - 1/3x रेज़ टू पावर n, 2 टर्म है उसकी पावर n है, 3 टर्म नहीं है, उसको हमने एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया और वो पॉलिनोमियल है 1 + x + 2x²। इसकी पावर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल है। ये एक लीनियर टर्म भी हो सकती है 1 + x, ये 1 + x + 2x² भी हो सकता है, 1 + x + 2x² + x³ भी हो सकता है, इट्स ए पॉलिनोमियल। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यही बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जो बाइनोमियल टर्म होती है उसकी लिखते हैं जनरल टर्म और उसको 1 + x + 2x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 9cr, 2x² रेज़ टू पावर 9 - r, 1 - 1/3x रेज़ टू पावर r। फिर x की पावर अलग कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म अलग कर लेंगे, तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, आपने देखा होगा। और जो x की पावर जनरेट होगी यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के, वो आएगी 18 - r - r, तो 18 - 3r आएगी। और वो x की पावर जो 18 - 3r यहां से जनरेट होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है एक बार 1 से, तो वो आएगा 18 - 3r। x की पावर 18 - 3r यहां से मल्टीप्लाई होगा x से, तो आएगा 18 - 3r और x की पावर 1 का एडिशन, तो वो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 19 - 3r आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 3r आएगा। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है x की पावर का, तो आप 18 - 3r को उससे इक्वेट कर देंगे। जैसे x की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा है, तो 18 - 3r को आप 2 से इक्वेट कर देंगे, 19 - 3r को 2 से, 20 - 3r को 2 से इक्वेट कर देंगे। वैसे आप उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, तो ये आप हटा देना। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं, x की पावर्स को आप इक्वेट करते हैं, उससे जो कोफिशिएंट्स आते हैं उसको फिर आप वहां पे लिख लेते हैं। तो ये है बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे x की पावर n का r कोफिशिएंट्स अब इक्वेट करते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के अलग अलग निकालते हैं और सिंपली ऐड कर देते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट।
तो बाइनोमियल की ही लिखनी है जनरल टर्म, उसको पॉलिनोमियल से सिंपली मल्टीप्लाई करके x की 3 पावर्स आपको जनरेट करनी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, तो उसमें कैसे जनरेट होता है क्वेश्चन, ये मैं आपको बताता हूं। और जो मैंने आपको मल्टीनोमियल का थ्योरम का ये फॉर्मूला बताया, उसमें मैंने आपको बोला 3 टर्म्स होती हैं जनरली, x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n। अगर आपको कभी भी 4 टर्म्स दिख जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 6, 4 टर्म कभी भी दिख रही हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करिए वो फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। फैक्टराइजेशन के क्या कॉमन तरीके होते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 6, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट, और इसमें ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल में चेंज हो गया। तो यही लिखा है मैंने, जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये स्टार्टिंग से ऐसा भी दिया हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 6, या 1 प्लस एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6, कैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे वाले में क्या होता है, 2 बाइनोमियल दिए हुए हैं तो दोनों की अलग अलग आप जनरल टर्म लिखते हैं। तो पहले की आएगी 6ca एक्स रेज टू पावर a, दूसरी की आएगी 6cb एक्स रेज टू पावर 2b, और दोनों की जो जनरल टर्म आएगी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6ca 6cb एक्स रेज टू पावर a प्लस 2b आ जाएगी। अब a और b में आपको केसेस लेने पड़ेंगे, फिर से आप एक टेबल बनाएंगे और केसेस बनाएंगे कि यहाँ पे जो भी पूछा है, जैसे x की पावर 4 पूछा है तो a प्लस 2b 4 होना चाहिए, तो आप a से स्टार्ट करेंगे या b से स्टार्ट करेंगे, b को 0 ले लेंगे तो a 4 आ जाएगा, b को 1 ले लेंगे तो a 2 आ जाएगा, b को 2 ले लेंगे तो a 0 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा, और यही वैल्यू a और b की वहां पुट कर देंगे तो आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, उन्हीं कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल दिया हुआ है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों की जनरल टर्म लिख के फिर केसेस बना के टेबल बना के कर सकते हैं। अब बताता हूं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में कैसे ध्यान रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक बहुत कॉमन फैक्टराइजेशन है जो बारी बारी आता है, दैट इज 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, दिस इज वेरी कॉमन, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होता है, 4 टर्म्स होती हैं, और 4 टर्म्स जब भी दी हुई होती हैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में इसलिए सोचना होता है क्योंकि अगर आपने क्वाड्रेटिक कभी भी पढ़ा होगा तो क्वाड्रेटिक में होती तो 3 ही टर्म्स हैं, लेकिन जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो वो 4 टर्म्स बन जाती है। 4 टर्म्स मतलब 2 पेयर, 2 पेयर में से कॉमन लेते हैं तो 2 फैक्टर जनरेट होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट से कभी भी बाइनोमियल के अंदर में भी अगर मल्टीनोमियल जनरेट हो रहा है उसमें 4 टर्म है तो हमेशा नोटिस करिए कि फैक्टराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो फैक्टर्स जनरेट करिए, यही थॉट प्रोसेस होता है। और इसमें सबसे कॉमन जो है दैट इज 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी टाइप ऑफ फैक्टर, जिसमें 1 प्लस ए और 1 प्लस बी होता है। तो उसमें आपको दिख जाएगा एक है वैल्यू, दूसरी वैल्यू है, और दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तीसरी वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो x और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो वैसे ही मेरे को हिंट लग गया कि ये फैक्टराइजेबल होगा, फिर फैक्टर्स करेंगे तो ये जनरेट हो जाता है। तो ये कॉमन थॉट प्रोसेस है। इसके अलावा जो फैक्टराइजेशन है जो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबको ध्यान रखिए। जब भी बाइनोमियल में मल्टीनोमियल में ऐसी टर्म्स आ रही हैं तो हमेशा नोटिस करिए क्या पता फैक्टर्स जनरेट होकर टर्म्स क्लब तो नहीं हो रही है। तो ये थॉट प्रोसेस आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें काफी कॉमन है ए क्यूब प्लस 1, ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 कभी भी दिखता है तो आपको वहां पे सतर्क हो जाना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 लिखा हुआ है तो ए क्यूब माइनस 1 के वो फैक्टर्स में आता है, तो उन सब चीजों को आपको हमेशा नोटिस करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे मल्टीनोमियल के टाइप्स। अब इसमें लास्ट बच गया है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन में तो आपको पता ही है NC0 से NCN टोटल n प्लस 1 टर्म्स होती है। ये हो गया बाइनोमियल। अगर आता है मल्टीनोमियल, जैसे उसमें 3 टर्म्स होती है x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर है, इसमें होती है 3 टर्म्स अंदर x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर है, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर होता है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W रेज टू पावर n, तो हम लिखते हैं n प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1। तो ये है जो 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। ये अगर 4 टर्म्स होती तो मैं यहाँ पे 4 लिखता। ये ध्यान रखिए, एक्चुअल में ये इस तरह से आता है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल बॉल इनटू 3 बॉक्सेस। वो कॉन्सेप्ट हम PNC में पढ़ते हैं, बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, एन यही वैल्यू है। इसके अलावा क्या होता है, अगर अंदर मल्टीनोमियल में इस तरह से टर्म्स हैं x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c रेज टू पावर n, तो नोटिस करिए इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे x y z 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं, यहाँ पे सेम ही वेरिएबल है, उसकी पावर्स हैं डिफरेंट।
जैसे सपोज मैं अगर आपको यहां लिख देता हूं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर n, या मैं लिख देता हूं 1 प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, तो वो x की पावर 0, x की पावर 1 और वो x की पावर 2 ऐसे आ जाएगा। तो यही x की ही पावर्स है। अगर ऐसा होता है तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स वैसे तो n प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 होती है, लेकिन इसमें टर्म्स क्लब हो जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाती हैं। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले जो आपको रिमेंबर रखते हैं फटाफट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में, जिसमें से हम एनालिसिस करेंगे, दैट इज बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो 2013 से 2020 तक 15 क्वेश्चंस आए, 2020-21 में ही 14 क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से 2022 में भी इसी से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो कॉमन टाइप्स होते हैं वो टोटल इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस मेरे हिसाब से हैं वो ये है, लीनियर मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाय बाइनोमियल एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 14 2021 में इसमें से ही पूछे गए हैं। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या फॉर्मूले आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा जो ऊपर वाले हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसके क्वेश्चंस जो जनरली आए हैं वो पहले पूछे गए थे, 2019 तक इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, बाद में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फैक्टोरियल सीरीज की बात करते हैं। तो फैक्टोरियल सीरीज के सिंपल सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, उसमें फैक्टोरियल की सीरीज बनती है। वो सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें फैक्टोरियल कैंसिल आउट होकर सिंपल सम ऑफ सीरीज में चेंज होता है, एक तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा फैक्टोरियल सीरीज जो है उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जनरली मैं उनको लीव ही करता हूं, आपको बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब अभी क्या है, इंटीजर टाइप में आपको ऑप्शन में मिलेगा जनरली ऐसे क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगता है, तो जनरली मैं उसको पहले छोड़ता ही। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाइनोमियल सीरीज में होता है एनसीआर एक्स रेज टू पावर आर का समेशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन लिखते हैं। इसी से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो NC0 से NCN का सम आता है 2 रेज टू पावर n। इसमें एग्जाम में ध्यान रखेंगे कई बार NC2 से NCN का सम दे देते हैं, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस NC1 का फॉर्मूला आ जाता है। तो वैसे भी क्वेश्चंस वहां पे बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है n में से 1 का सिलेक्शन, 2 का सिलेक्शन, 1 का सिलेक्शन, 2 का सिलेक्शन। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट या पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं उसका भी फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें वहां पे भी आते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसी के समेशन में x की जगह पुट कर देंगे -1, तो ये 0 जनरेट हो जाता है यहाँ पे, और ये आता है NCR -1 की पावर r, तो आता है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 इक्वल टू 0। तो इसमें हम करते हैं इवन बेस के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इक्वल टू ऑड बेस के बाइनोमियल कोफिशिएंट सम के बराबर होता है। मतलब NC0 NC2 NC4 का सम इक्वल टू NC1 NC3 NC5 NC7 के सम के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये अगर अल्फा है ये भी अल्फा है, तो ये यहाँ पे 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो 2 अल्फा इक्वल टू 2 की पावर n, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2 रेज टू पावर n/2, तो ये आ जाता है 2 रेज टू पावर n-1। तो ध्यान रखेंगे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, तो बेस में सारी वैल्यू है 0 1 2 3 4 अप टिल n। फिर अगर इवन का पूछा है 0 2 4 या ऑड का पूछा है 1 3 5, तो 2 रेज टू पावर n/2 होता है। ये है यहाँ पे फॉर्मूला। नेक्स्ट है यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज में सम ऑफ फर्स्ट हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इवन होते हैं तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। एक इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। तो ये जैसे आपको निकालना है सम 15C0 15C1 15C2 से लेकर के 15C7, तो ये 15C15 तक जा सकता है अगर आपको पता होगा तो अभी हमने फॉर्मूला देखा 2 रेज टू पावर n होता है 15C0 से 15C15 का अगर सम होगा तो अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, क्योंकि पावर में n 15 है तो n+1 टर्म्स होती हैं, 16 टर्म्स है। तो पहले केस में मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 रेज टू पावर n/2। अब वो आता कैसे इसको अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 15C0 से 15C15 का सम 2 रेज टू पावर 15 होता है। अब इसमें क्या होता है, पेयरिंग होती है। 15C15 होता है वो 15C0 के बराबर, 15C1 15C14 के बराबर होता है, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN-R होता है, और 15C2 15C13 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पीछे की जो 8 टर्म्स होती हैं और आगे की जो 8 टर्म्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो वो 2 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग 8 टर्म्स, और यहाँ पे वही स्टार्टिंग की 8 टर्म्स लिखी हुई है 0 से लेकर के 7।
तो ये 2 रेज टू पावर 15 आता है, तो 2 रेज टू पावर 15/2 आ जाएगा, दैट इज 2 रेज टू पावर 14। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा है 2 रेज टू पावर n/2। तो उसमें क्या होता है, अगर आधे का ही पूछा है तो आप जितना टोटल सम है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि आगे और पीछे से इक्वल होते हैं वहां पे कोफिशिएंट्स। अगर नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इवन है तो ये फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कितनी वहां पे बात हो रही है। अगर नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑड है, जैसे यहां पे देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो वो है ऐसे 20C0 से 20C10 तक का सम है। तो 20C0 का मतलब 1 + x की पावर 20, 1 + x की पावर 20 मतलब टोटल 21 टर्म्स हो गई। तो अगर टोटल 21 टर्म्स हैं तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में फॉर्मूले में चेंज इसलिए आता है क्योंकि फर्स्ट को लास्ट से इक्वेट करते हैं, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से। तो यहां पे 21 में से 10 तो पेयर बन जाते हैं, पहला लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट थर्ड, लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा टर्म बच जाती है जिसको हम बोलते हैं मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो वो जो मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो अकेला रह जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये तो सारे 2 टाइम्स हो गए, मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट जो अकेला रह गया उसमें हम एक और मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं, तो वो वहां पे मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट भी फिर 2 टाइम्स आ जाता है। लेकिन अगर हम यहां पे वो ऐड करते हैं तो राइट साइड में जो 2 की पावर n लिखा हुआ है वहां पे भी ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए हम 2 की पावर n में मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट वहां भी ऐड करते हैं, और लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स आता है तो उसके यहां डिवाइड कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, 2 रेज टू पावर यहां पे दिख रहा है 21 टर्म्स है, तो ये 2 रेज टू पावर 20 आएगा, n की वैल्यू तो 20 है, अपॉन में 2 आएगा, बट यहाँ पे मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज सम ऑफ लीनियर मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब लीनियर का मल्टीप्लिकेशन और क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लिकेशन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा था। जैसे यहाँ पे है NCR मल्टीप्लाइड बाय R का सम, आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, सिग्मा NCR का फॉर्मूला था 2 रेज टू पावर n। अगर मैं लीनियर से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जनरल टर्म उसकी R आ रही है, तो उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर n-1। डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में फटाफट सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे इस तरह से सम लिखा होता है, 10 टर्म्स का सम है, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का पार्ट है, इसके आगे जो टर्म है 258, तो आप क्या करेंगे 258 जो टर्म है उसके निकालेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म आप निकाल सकते हैं, वो एक एपी बनेगी, सम ऑफ सीरीज में पढ़ा होगा। तो 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय R-1 आएगा, जनरल टर्म आ जाएगी 3R + 2 NCR। तो यहाँ पे R = 0 से 10 का सम है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, R के पार्ट को अलग करेंगे NCR से प्रोडक्ट, और 2 को यहाँ पे अलग कर लेंगे। अब R से NCR का फॉर्मूला हमें पता है, n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर n-1, तो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 10-1, और ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर n, अभी हमने देखा, तो ये 2 रेज टू पावर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने n लिखा है, आपको सिंपली 10 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे थे आपने, मैंने बताया था। अब सारा क्वेश्चन लीनियर पे ही प्रोडक्ट पे आते हैं, इस तरह की सीरीज के। क्वाड्रेटिक के भी पूछे जाने लगे हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं 2021 में, पहले तो वो क्वेश्चन आए भी नहीं थे। क्वाड्रेटिक के आने के भी चांसेस ज्यादा है, तो उसका भी फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखेंगे, लीनियर में जब प्रोडक्ट होता है R मल्टीप्लाइड बाय NCR, अगर सब कुछ प्लस है तो ये फॉर्मूला है, अगर ऑल्टरनेट में प्लस माइनस है तो -1 की पावर R होता है, तो वहां पे क्या होगा, यहां प्लस माइनस ऐसे होगा। तो उसमें अगर -1 की पावर R NCR का सम आएगा तो वो वैल्यू 0 होती है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो उसमें जनरल टर्म में R² आएगा। तो अगर R² आएगा तो उसमें एक पार्ट तो वही फॉर्मूला है जो R मल्टीप्लाइड बाय NCR का था, n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर n-1। इसके अलावा एक और टर्म आएगी n-1 2 रेज टू पावर n-2। तो इसको मैं ऐसे ध्यान रखता हूं, n-1 जो है इसको रिड्यूस करके n-2 कर दिया, और n को रिड्यूस करके उसी से मल्टीप्लाई कर दिया n-1। तो ऐसे ये 2 वैल्यूज यहाँ पे आती है, आप ध्यान रख लीजिए। जैसे और मैंने अभी बताया था -1 की पावर R NCR का सम 0 होता है, ये -1 की पावर R² NCR का भी सम 0 ही होता है, प्लस माइनस में है। जैसे यहाँ पे सब कुछ प्लस में है, तो यहाँ पे 2 सीरीज है, 1 2 2 3 3 4, और C1 C2 C3 ऐसे है। तो आपको इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, R+1 NCR यहाँ पे ये आएगा। फिर आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, R² NCR अलग कर लेंगे, R NCR इसको अलग कर लेंगे। 2 डिफरेंट फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें R = 1 से स्टार्ट करो या 0 से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि R = 0 के लिए वैल्यू 0 ही है,
यहाँ पे भी देखेंगे 0 है, और r मल्टीप्लाइड बाय NCR में भी 0 ही था। तो ये 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, 0 से भी कर सकते हैं, सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला हमें पता है ये वाला, और इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला दिखाया n मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब n की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है 5, 10, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह है क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं जनरल टर्म लिख के। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसमें जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है दैट इज C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, Cn स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 2n Cn के बराबर। ये तो फॉर्मूले की तरह याद हो गया। बाकी कभी भी प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है तो आप उसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, C0 का C0 से प्रोडक्ट, C1 का C1 से प्रोडक्ट, C2 का C2 से प्रोडक्ट, तो हम बोलते हैं CR का CR से प्रोडक्ट है, तो NCR का NCR से प्रोडक्ट होता है। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, जो दूसरा वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें NCR इक्वल टू NCR माइनस R लिख लेते हैं। इस तरह से चेंज करते हैं कि ये जो बेस है इसका सम आता है कांस्टेंट, वो वैल्यू आ जाती है। अगर इस तरह से हो जाता है तो आप डायरेक्टली इसका लिख सकते हैं आंसर क्या आएगा। तो आंसर यहाँ पे आता है, ये जो टॉप है n और n का सम दैट इज 2n, और नीचे आएगा c इन दोनों के बेस का सम, वो क्या है n। तो इस तरह से हम लिखते हैं 2nCn, ये आंसर होता है। एक्चुअली में लिखा जाता है NCR होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस x रेज टू पावर n, NCn माइनस r होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस r इन 1 प्लस x रेज टू पावर n। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 1 प्लस x रेज टू पावर 2n, और x की पावर का प्रोडक्ट देखेंगे तो आएगा यहाँ पे n। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n 1 प्लस x रेज टू पावर 2n है, तो वो ही ऐसे लिखा है 2nCn। कॉन्सेप्ट आप कैसे ध्यान रखेंगे, जो भी टर्म है उसको NCR मल्टीप्लाइड बाय ऐसे लिखिए दो पार्ट्स पे, फिर एक में NCn माइनस R लिख के बेस का सम आना चाहिए कांस्टेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखते हैं, टॉप का सम n प्लस n, ये आ गया सम, यहाँ बेस में क्या आएगा, नीचे दोनों का सम दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, वो यहाँ पे आपको पुट करनी होती है। एक और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल जनरल, वो है यहाँ पे ये। तो इसमें NC0, NC1, NC2, तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, एक n से है और एक m से है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे जनरल टर्म, तो ये आएगी NCR लिख रहे थे तो NCK लिख लेंगे इसको, और MC में लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ 0 है तो R है, यहाँ 1 है तो R माइनस 1। तो हमें दिख रहा है अगर यहाँ K है तो ये है R माइनस K, तो हमने ये लिख लिया। तो अब हमें दिख रहा है बेस का सम कितना है R, ये आ रहा है, और टॉप का सम कितना है M प्लस n, तो आंसर क्या आएगा M प्लस n CR, यही मैंने लिखा है। इस तरह से आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, उसका एक्चुअल में मतलब ये होता है। तो कैसे लिखा ये आपको समझ में आना चाहिए। जनरल टर्म लिखनी है, बेस का टर्म सम जो है, जो K है वो देखो चेंज हो रहा है, 0 है फिर 1 है फिर 2 है, सब जगह R है, तो R हमारा क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि सब जगह है, तो वो R यहाँ पे सम आ जाएगा R। टॉप का सम लिख लेंगे M प्लस n, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल सीरीज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए। अब लास्ट बच जाता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में क्या है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिमाइंडर प्रॉब्लम या फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान रखिए 6 क्वेश्चन आए हैं 2021 में, उसमें से 4 इसी में से आए, तो ये जरूर आप रिवाइज करिए। बाकी मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता हूं, बट दिस इज द पार्ट यू शुड ऑलवेज रिवाइज, और ये इजी भी होता है। बाकी में क्या है, डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव में चॉइस भी है इंटीजर टाइप में, तो आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा बाइनोमियल में देखेंगे तो वो इंटीजर टाइप में देखेंगे, बाकी पार्ट में आप जो मैं बता रहा हूं उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चॉइस होती है तो डिफिकल्ट वाला वहां छोड़ के दूसरा वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रिमाइंडर प्रॉब्लम में से अभी तक टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये होता है, जिस भी वैल्यू से आपको डिवाइड करना है आपको वही वैल्यू अंदर जनरेट करनी होती है प्लस माइनस आर की फॉर्म में। तो हम ये बोलते हैं x प्लस माइनस आर की पावर n को अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है प्लस माइनस आर रेज़ टू पावर n। अब इसका डेरिवेशन भी होता है, इसको समझा भी जाता है, लेकिन हम ये रिजल्ट की तरह ध्यान रखेंगे। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखते हैं, जैसे 7 की पावर 103 को 25 से डिवाइड करना है, तो ये ऐसा भी लिखा जाता है। इसका रिमाइंडर क्या है, ये ऐसे भी लिखते हैं 7 रेज़ टू पावर 103 अपॉन 25 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसका मतलब रिमाइंडर, या फिर इसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल बना देते हैं और बोलते हैं वो वैल्यू किसके बराबर होगी। सबका एक ही मतलब है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं, हमारा आइडिया ये होता है जिस भी वैल्यू से डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है x, तो आपको x ही यहाँ पे जनरेट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे 7 लिखा गया है पावर में 103,
तो यहाँ पे 7 में आप क्या जनरेट करेंगे, 25 जनरेट करेंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस 7 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 18, ऐसे आप 25 जनरेट कर सकते हैं कि पावर 103। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो r है यहाँ पे अगर प्लस माइनस 18 ये जो है सिंगल डिजिट नहीं आती है, तो हम आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पे कैसे भी करके सिंगल डिजिट जनरेट करें। तो उसका तरीका क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, 25 जनरेट करो यहाँ पे आप x जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, या 25 का कोई मल्टीपल जनरेट करो। जैसे 25 का मल्टीपल होता है 50, 75, आप चाहो तो वो अंदर वो भी जनरेट कर सकते हो। तो वो जब आप x वहां जनरेट करते हैं तो आइडिया ये होता है कि यहाँ पे ये जो r आता है ये सिंगल डिजिट होना चाहिए, इसको सॉल्व करना जनरली इजी होता है। तो 25 का यहाँ पे जो मल्टीपल होता है दैट इज 50। तो वो 50 में यहाँ पे अगर जनरेट करता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 50 माइनस 1 जो है 49 होता है और वो 7 की पावर में आता है। तो ये थॉट प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे मल्टीपल नंबर आता है मतलब 2 डिजिट का नंबर आता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ सिंगल डिजिट लिखी हुई इसकी हायर पावर जनरेट करते हैं। 7 है तो 7 स्क्वायर जनरेट करेंगे। तो 7 स्क्वायर के लिए मैं पावर 1 अलग कर लूंगा, ऑड पावर में से इवन पावर अलग करके 7 स्क्वायर 49 जनरेट करूंगा। अब जो 49 है उसमें मैं 25 का मल्टीपल जनरेट कर सकता हूं दैट इज 50। तो इसको मैंने 50 लिख लिया, प्लस माइनस r की पावर यहां लिख लिया, यहां आ जाएगा n। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं x प्लस माइनस r की पावर n अगर x से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर प्लस माइनस r की पावर n आता है। तो अगर ये 50 से डिवाइड होगा तो माइनस 1 की पावर 51 आएगा। तो 50 से अगर डिवाइड होगा तो आ रहा है, तो 25 से डिवाइड होगा तो भी सेम ही आएगा, माइनस 1 की पावर 51, ये आएगा आपका रिमाइंडर। और ये जो 7 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया -7, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड किया है वो उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 18। इस तरह से आप वो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसको एनालिसिस कर लिया, डिस्कस कर लिया और एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन किया है यहाँ पे, जिसको आप फटाफट आगे लास्ट में जब चैप्टर रिवाइज करेंगे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर करिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में। So thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.